Like, comment, and subscribe. Evaluate the expression 48 divided by 6 plus 4 into 12 minus 5 minus 15 है। ठीक हो गया। तो पेपर में आप चाहें तो दोबारा भी इसको जो रफ वर्क करने के लिए आपको पेपर वहां पे दिया जाए उस पर दोबारा भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं दोबारा आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, लेकिन याद रखना कि 2 आवर्स के अंदर ही आपने अपना पेपर जो है ना वो कंप्लीट करना है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल एवरेज होगा। तरीके से करना है। आप जो हमारे सेशन के स्टूडेंट हैं, आप में से बहुत सारे कल और परसों एयरफोर्स वगैरह का दे के आए हैं और उन्होंने इजीली उसको क्रैक किया। उसके अलावा और भी बहुत से लड़कों ने और भी जगहों पर टेस्ट दिए तो इजीली क्रैक करके आए हैं। तो इसका भी डिफिकल्टी लेवल वैसा ही है। कॉन्फिडेंस लूज करके नहीं मार्क्स जो है ना वहाँ पे लूज करने आपने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन जो है, इसमें बॉर्ड मैच रूल लगेगा ना। इसमें क्या लगेगा? इसमें बॉर्ड मैच रूल लगेगा। सो बॉर्ड मैच रूल क्या कहता है? वो कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर ऑर्डर यानी पावर को सॉल्व करें, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, लास्ट में आप जो है सब्ट्रैक्शन को करें। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 12 में से 5 चला जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है और स्टार्टिंग क्वेश्चन यूजुअली इनका भी थोड़ा सा बेसिक ही आता है ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो 12 में से 5 माइनस कर लेते हैं। 12 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 इंटू 7 हो जाएगा। और 48 को मैं क्या कर लेता हूँ, 6 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो 48 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा माइनस 15 है। 6 1 जा 6, 6 8 जा जो है वो 48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8 अपनी जगह पर, प्लस 4 7 जा 28 हो गया। ठीक है, और माइनस 15 हो गया। तो 28 को जब मैं 8 में ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 36। 36 में से मैं 15 को माइनस करूंगा। 36 में जब 15 चला जाएगा तो 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे पास। तो 21 जो है ना वो मेरे पास आंसर आ गया। राइट चॉइस जो है वो ऑप्शन ए है। सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी करवा देता हूँ। एक रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको मॉक्स में या मैराथन्स में करवाया हुआ है, उस तरह का भी क्वेश्चन मैं एक आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3x-4, 3 इंटू एक्स माइनस 4 है तो 3x-12 हो जाएगा ये, प्लस 2x अपनी जगह पे है, इक्वल्स टू 4 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x+4 माइनस 6 जो है वो अपनी जगह पर है। ठीक है, सो 3x को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। 4x में से 3x जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 4x में से 3x माइनस होके हो जाएगा ये x। बल्कि ऐसा कर लें कि ये बड़े बन रहे हैं, इनको आप यहीं पर रहने दें। 3x और 2x 5x हो जाएंगे और ये 4x को आप दूसरी तरफ ले जाए। 4x को जो है ना आप दूसरी तरफ ले जाइएगा। तो 5x में से ये 4x जाकर जो है वो माइनस हो जाएगा। 3x और 2x 5x हो गए हैं और ये 4x उधर चला गया है। इक्वल्स टू 4 माइनस 6 अपनी जगह पर है और -12 जो है, -12 जो है ये राइट साइड पे चला जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। ये x आ गया मेरे पास। 12 और 4 16, 16 में से आप 6 को माइनस कर लेंगे, x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे जो a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड करते थे। तो रिसेंट हमारा एक 63rd बैच का टेस्ट था गालिबन, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि x+1/x की वैल्यू जो है, x+1/x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। आप ये बताएं कि x4+1/x4 की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो ये पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है मैराथन के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये है कि आप पहले एक दफा स्केयर करेंगे फिर दोबारा आप स्केयर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका पहले होल स्केयर कर लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा इसका स्केयर कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x जो है वो x के साथ कैंसिल हो जाएगा। x के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या आ जाएगा? पीछे आएगा जी हमारे पास x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4-2। 4-2 क्या आ जाएगा? 2 आएगा। इसमें इत्तेफाक की बात है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी 2 ही आएगा। अब यहाँ पर हुआ कि x और x कैंसिल हो गए, जो 2 बचा राइट साइड पे चला गया, वहां पे जाकर माइनस हो गया। x² प्लस 1/x² दोबारा 2 के इक्वल आ गया। दोबारा मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो दोबारा जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो दोबारा होल स्क्वायर करने पे ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x² 1/x²। 2x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 की पावर 2 जो है वो अगेन 4 हो गया। यहाँ पर फिर जो है वो x² माइनस
1 बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये 2 जब राइट साइड पे चला जाएगा वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 4 में से आप 2 को माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो है ना वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो ये जो है आंसर आ गया हमारे पास, राइट जी। तो सिंपल है ये। एक्स क्यूब के लिए भी ये मैंने करवाए हुए हैं, इनको लाजमी एक आध दफ़ा अपने पोर्टल पर से इसको इस तरह की चीज़ों को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, उनके पेपर में बड़ा ही कम टाइम रह गया। कह रहा है एन इज एन इवन इंटीजर, अगर एन जो है कि इवन इंटीजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन ऑड नंबर। अगर एन एक इवन नंबर है तो इनमें से हमेशा कौन सा जो है वो ऑड नंबर देगा। तो आप क्या करें, इन सब में एक इवन वैल्यू प्लग इन करके देख लें, चेक करें कि क्या हमेशा उस पर ऑड आ रहा है। ठीक है, हमेशा क्या उस पर ऑड आ रहा है तो ही वो हमारा आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं लेट्स से सपोज करता हूं कि एन की वैल्यू जो है ना वो 2 है, 2 एक इवन नंबर है, आप कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 ले लिया। पुट कर लेते हैं 3 की जगह पे, एन की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू एन, एन की वैल्यू जो है वो 2 है, और एन की वैल्यू 2 होने की वजह से 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 इंटू 2 जो है ये क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 ये तो 8 आ रहा है। तो इसमें तो जब हमने इवन वैल्यू प्लग इन की है तो वैल्यू इवन आ गई है, ऑड नहीं आई है, हमें ऑड चाहिए। यहां पर हम पुट करके देखते हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, नॉन ऑड नंबर है। तो ये आपका राइट चॉइस, आपका राइट आंसर जो है ना ये बन रहा है। यहाँ पर आप किसी और में प्लग इन करके देखेंगे तो वो भी हमेशा आपको क्या देंगे, वो आपको हमेशा इवन नंबर दे रहे हैं, ऑड नंबर नहीं दे रहे हैं। आप इसमें बेशक प्लग इन करके देख लें, एन की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 जो है ना वो 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 जो है वो 8 हो जाएगा। इसकी जगह पे आप 2 पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये सारे हमें इवन नंबर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो खुद एग्जामिनर ने कहा हुआ है ना कि अगर आप एन जो है उसको एज एन इवन इंटीजर प्लग इन करें तो आंसर हमेशा ऑड आए। अगर वो ये कहता कि एन इवन हो या ऑड हो लेकिन हमेशा ऑड आए तो फिर आपने दोनों कंडीशंस को चेक करना होगा। एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पे आपको इस प्रैक्टिस मॉक्स के अंदर मेरी आदत है, मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है कि मैंने आपको ये बताया हुआ होता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आया ताकि आप रिवीजन कर सकें, वहां पे ये टॉपिक इसका मेंशन नहीं होता। ठीक है जी। अगेन आगे अरिथमेटिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 3/4 है, साथ इसके 1/2 है, और ये होल टर्म डिवाइड हो रही है किससे, डिवाइड हो रही है 5/8 माइनस 1/4 से डिवाइड हो रही है। ऊपर वालों का अलहदा एलसीएम ले लेंगे, नीचे वालों का अलहदा एलसीएम ले लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ गया 4 आ जाएगा। जब दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हो, ठीक है, यानी छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता हो तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाता है। 4 1 जा 4 है, ऊपर 3 पड़ा हुआ है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है, 2 2 जा 4 है, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा। नीचे क्या आ रहा है एलसीएम, नीचे एलसीएम जो है वो 8 आएगा, और 8 1 जा 8 होता है, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस रहेगा, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर। ठीक हो गया। ऊपर जो है ना हम लोग देखते हैं, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास 5/4, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा मेरे पास 3/8, तो ऊपर आ जाएगा 5/4, नीचे आ जाएगा मेरे पास 3/8। तो 5/4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 8/3 के साथ, 8/3 के साथ हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 5 2 जा 10, और नीचे क्या आ गया, ठीक है जी, नीचे क्या आ गया। अब ये हुआ क्या है मेरे पास, जो नीचे सबसे टर्म डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ जाएगा 5/4 अपनी जगह पे रहा है, ये टर्म जब ऊपर चली जाएगी तो ये 8/3 हो जाएगी। ठीक है जी, ये 8/3 हो जाएगी, कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा 3, तो 10/3 जो है ना वो हमारे पास आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है वो ये चॉइस है। तो यहाँ पर जिस टाइप अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैथ्स का रूल है, A/B डिवाइडेड बाई C/DO, इट विल बी रिटन एज A/B इंटू D/C। खैर बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है सेशन में, तो ये आपको आता ही होगा। ज़कात कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, यानी निकालनी परसेंटेज ही है। ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल ज़कात पेएबल ऑन गोल्ड इफ द प्राइस ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड, 1 तोला ऑफ गोल्ड की जो प्राइस है वो 50,000 है, एंड अ पर्सन ओन्स 10 तोलाज ऑफ गोल्ड, उस आदमी के पास 10 तोलाज ऑफ गोल्ड है, और स्टैंडर्ड ज़कात रेट जो है वो 2.5% का आपने अप्लाई करना है इस पे।
तो अगर एक आदमी के पास 10 तोलाज ऑफ गोल्ड है, ठीक है, 10 तोला गोल्ड है, 50,000 को आप 10 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50,000 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 500,000 आ जाएगा, यानी 5 लाख आ जाएगा। तो ये मैंने किया क्या है, देखें, एक तोले की प्राइस जो है वो 50,000 है, 10 तोला सोना है अगर उस आदमी के पास, तो 50 × 10 कर लेंगे, 5 लाख आ जाएगा। अब हमने इसका 2.5% निकालना है, क्योंकि इसकी कीमत का 2.5% जो है वो ज़कात होगा। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, ये सारे लोग याद रखें बात, ठीक है। अगर किसी को ये भूली भी हुई है या नहीं आती है, तो किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, नंबर को उठाते हैं, उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस परसेंटेज के साइन को खत्म करना है और 100 से डिवाइड कर लेना है। इन अदर वर्ड्स, जब आपने एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से आप डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जीरोज जो है वो जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पॉइंट, यहाँ से पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने के बाद 1 आता है और 1 के बाद एक ही डिजिट है, तो आगे हम एक जीरो पुट करेंगे, ठीक है। अगर एक डिजिट होगा तो आगे एक जीरो नीचे आएगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 500 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो 5 जीरो ज़ा जीरो, 5 जीरो ज़ा जीरो, 5 5 ज़ा 25, इनटू 2 जीरो ज़ा जीरो, 2 जीरो ज़ा जीरो, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा हमारे पास। ये 0 0 5 2 और 1 आ जाएगा, 12500 आ जाएगा। तो 12500 जो है वो 12,500 उसने ज़कात देनी है 5 लाख की अमाउंट के ऊपर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक सीरीज whose first term is 5 and common difference is 4 and the last term of the series is 81। एक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज कौन सी होती है, जिनमें टर्म्स ऐड होकर आती हैं, और इस अरिथमेटिक सीरीज की जो पहली टर्म है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस डी जो है इसका वो 4 है, और इसकी लास्ट टर्म जो है वो ए एन वो 81 है, ए एन जो है वो 81 है। सो यहाँ पे एस एन गिवन नहीं है, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं है। अगर सम ऑफ एन टर्म्स होता तो फिर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाता। यहाँ पे वो कह रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो 81 है, हमने बताना है कि वो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है ना वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और वो लास्ट टर्म क्या है, 81 है। A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 है, और d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू जो है वो 4 है, उसकी वैल्यू जो है ना वो 4 है हमारे पास, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इस 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा, 5 वहां पर जाकर माइनस होगा तो पीछे 76 आ जाएगा। 4 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा, 4 के साथ हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है जी। 3 और 6 36 बचा, 9 आ गया। 19 इज इक्वल टू n माइनस 1 हुआ है, माइनस 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू 20 आ जाएगी। इस सीरीज के अंदर 20 टर्म्स हैं, तो ये ए एन का फॉर्मूला है फॉर अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है जी, फॉर अरिथमेटिक सीरीज। इसमें मैंने आपको एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन करवाया हुआ है कि फर्स्ट 100 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम निकालें। तो उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला। तो वो वाला क्वेश्चन भी आपने देख लेना है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का या फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालने का कहा जाए, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉक्स के अंदर भी करते रहे हैं हम लोग, पहले मैराथन्स में भी करते रहे हैं। तो उसमें एस एन कैसे निकालना है, उसमें एस एन निकालने के लिए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का जो है ना शॉर्टकट फॉर्मूला जो है वो आपने लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 100 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 100 तक वो 100 बनते हैं, ये 100 हो जाएगा और ये 100 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 50 आ जाएगा। 101 को 50 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा 50450। ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के सम वाला भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन रहा है हमारे पेपर की वजह से। अ कार पासेज अ स्पेसिफिक चेक पॉइंट एवरी 0.5 सेकंड्स ऑन एवरेज। एक चेक पॉइंट है जहां से हर आधे सेकंड में एक गाड़ी जो है ना वो गुजरती है। हाउ मैनी टोटल कार्स पास थ्रू द चेक पॉइंट इन अ 2 मिनट ड्यूरेशन। तो 2 मिनट में वहां से कितनी कार जो है वो गुजरेंगी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। 2 मिनट्स टोटल है, हर मिनट के अंदर 60 सेकंड है,
तो 2 × 60 जब करेंगे तो टोटल सेकंड हो गया 120। तो टोटल टाइम यहाँ पर हमारे पास गिवन है, टोटल टाइम यहाँ पर हमारे पास गिवन है। और ये नीचे से आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, टाइम ऑफ वन कार से, टाइम टेकन बाय वन कार, टाइम टेकन बाय वन कार से आप क्या कर देंगे इसको, आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना बनता है, टोटल टाइम यहाँ पर बनता है 120 सेकेंड। और एक कार जो गुजरती है वो 0.5 सेकेंड में गुजरती है, 0.5 सेकेंड में गुजरती है। ठीक है जी। पॉइंट यहाँ से आप खत्म करेंगे, नीचे वन आएगा, वन के बाद एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगेगा। ठीक हो गया। 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देना, पहले ही कटिंग कर लें, 5 1 5, 5 2 10। नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, 120 को 2 से करेंगे तो 240 कार जो है वो वहां से गुजरेंगी इस 2 मिनट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इन अ ट्राइंगल द सेकंड एंगल इज डबल द फर्स्ट एंगल एंड द थर्ड एंगल इज 30 डिग्री ग्रेटर देन द फर्स्ट एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उस ट्राइंगल के बारे में ये बताया जा रहा है हमें कि वो जो ट्राइंगल है उसके अंदर, कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ठहरें इसको ऑटो शेप से। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें क्या कहा जा रहा है कि उसमें एक एंगल जो है, सेकंड एंगल जो है वो पहले एंगल का डबल है, सेकंड एंगल इज डबल ऑफ द फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल इज द डबल ऑफ द फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल इज 30 डिग्री ग्रेटर देन द फर्स्ट एंगल। और जो थर्ड एंगल है वो 30 डिग्री ग्रेटर है देन द फर्स्ट एंगल। तो अगर एक एंगल हमारे पास, लेट सपोज हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है मेरे पास उसकी वैल्यू मैंने ले ली एक्स, सेकंड एंगल जो है फर्स्ट एंगल का डबल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल का मतलब है वो 2x हो जाएगा। और जो थर्ड एंगल है उसके बारे में हमें क्या पता है, थर्ड एंगल के बारे में बताया कि वो एंड द थर्ड एंगल इज 30 डिग्री ग्रेटर देन द फर्स्ट एंगल, और तीसरा एंगल जो है वो 30 डिग्री ज्यादा है देन द फर्स्ट एंगल। तो ये तीन एंगल्स हो गए इसके। अब ट्राइंगल के एंगल्स, मैं ये कहता हूँ कि ये पहला एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है बीटा, और लेट से ये तीसरा एंगल है गैमा। ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अल्फा बीटा और गैमा का सम क्या आएगा, हमेशा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो अल्फा की जगह पे हमने पुट कर दिया एक्स, बीटा की जगह पे हमने पुट कर दिया, प्लग कर दिया 2x, गैमा की जगह पे हमने पुट कर दिया x प्लस 30। तीनों एंगल्स की जगह पे उन तीनों एंगल्स की वैल्यूज को प्लग इन कर दिया, इक्वल टू 180। 30 को राइट साइड पे ले जाए, 180 में से माइनस कर लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, 150 रह जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास, 150 रह जाएगा। ये 150 रह गया, और x और 2x, 3x और 3, और ये आ जाएगा 4x, ये 4x आ जाएगा। 2 2 जा 4, और ये 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 75/2 आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 75/2 आ गई है। हमें ये कहा जा रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा एंगल निकालें, सबसे बड़ा एंगल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, देखने में तो 2x हमें एक बड़ा एंगल लग रहा है। तो x की वैल्यू अगर 75/2 आई है तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 75/2। तो ये 75 डिग्री लग रहा है कि भाई इसकी वैल्यू 75 डिग्री है। इस पे भी अगर आपको पेपर में डाउट हो रहा है कि भाई ये क्या हो सकता है, तो फिर बेशक आप इसकी वैल्यू भी निकालें, 75/2 करके आप देख लें। 75/2 जब आप करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 और 5 15, 2 7 जा 14, 1, और पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो ये 37.5 आ रहा है। तो थर्ड एंगल क्या है, वो तो इससे 30 बड़ा है, तो इसमें जब आप 30 ऐड करेंगे तो वो 67.5 आएगा। तो ये एंगल 67.5 आ रहा है। तो यही एंगल जो है वो सबसे बड़ा है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, दे के किया करें, 75 डिग्री जो है वो आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है जी। जब कोई डाउट ना छोड़ा करें। अब जैसा मुझे तो नजर आ रहा था, लेकिन मैंने इसलिए आगे स्टेप करवाया कि भाई अगर किसी को डाउट लग रहा है कि भाई ये बड़ा हो सकता है तो बेशक आप वो निकाल लें, आप उसको फाइंड आउट कर लें। तो पेपर में कोई रिस्क नहीं लेना, बड़ा एम्पल टाइम होगा आपके टेस्ट में, आपके पेपर में, कि आप इजीली जो है ना इनको सॉल्व कर सकें, इजीली आप जो है उनकी वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट कर सकें। The price of an item was first increased by 20% and then subsequently decreased by 15%. What is the net percentage change in the price of the item? जब भी ऐसा सवाल आए, मैंने पहले भी बताया जहाँ पे परसेंटेज गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है
कि आप वैल्यू को सपोज कर लें, वैल्यू आप 100 सपोज कर लें। 100 सपोज करने का क्या फायदा होता है, 100 का 10% 20% निकालना आसान है। मैं ये कहता हूँ कि लेट से उसकी प्राइस जो थी पहले 100 रुपए थी, 100 रुपीज थी। जब उसमें 20% का इंक्रीज आया है तो 100 का 20% तो 20 होता है ना, पीछे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो पहले जो है ना उसकी प्राइस 20% बढ़ाई गई है, फिर अब सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाय 15%, अब इस प्राइस का 15% डिक्रीज हुआ है, यानी 120 के हिसाब से 15% जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो 120 का 15% पहले निकाल लेते हैं। 120 का 15% निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 3 जा और ये 2 जा, 2 और ये 6 आ जाएगा, 6 3 जा 18। तो 120 का 15% बना है 18। तो 120 में से 18 को क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि डिक्रीज आया है। तो पहले जब 20% का इंक्रीज था वो तो हुआ नहीं, 100 का तो 20% बनता ही 20 है, मैंने इसलिए 20 किया। अब 120 का 15% बनता ही 18 है, तो वो माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो 102 डिग्रीज आ जाएगा, सॉरी 102 आ जाएगी वैल्यू, डिग्रीज नहीं, वो लास्ट क्वेश्चन में एंगल, तो मेरे ध्यान में भी तक एंगल चल रहा है। 102 आ जाएगी। तो वैल्यू स्टार्ट हमने 100 से ली थी, जब 20% बढ़ाई तो 120 पे चलेगी, और फिर जब इसका 15% डिक्रीज किया तो 102 पे आ गई। यानी ओवरऑल जो इंक्रीज आया है वो 2% का इंक्रीज आया है, क्योंकि 100 से वैल्यू जो है, 100 से जो वैल्यू है वो चेंज होकर क्या होगी है 102 हो गई है। 100 से वैल्यू इंक्रीज होकर क्या होगी है 102 हो गई है। लास्ट ईयर के पेपर में एज रिलेटेड दो दो क्वेश्चन थे, इसलिए इनको देख लेना है। मैंने आपको पूरे पूरे क्वेश्चन एज रिलेटेड करवाए हुए हैं, तो इसलिए अब क्योंकि पेपर में 1-2 दिन ही बाकी हैं, तो इसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। कह रहा है फादर इज करंटली 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर की जो एज है अपने बेटे की एज का 4 टाइम्स है। इन 20 ईयर्स, 20 सालों में, द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 20 सालों के बाद जो उनकी एज होगी फादर की और सन की, वो आपस में एक दूसरे का फादर की एज होगी सन की एज का डबल होगी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। हम ये कहते हैं कि फादर की अभी की एज एफ है, सन की अभी की एज जो है वो एस है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट ये है कि फादर इज करंटली 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर जो है वो बेटे की एज का 4 टाइम्स है। फादर जो है वो बेटे की एज का क्या है, बेटे की एज का 4 टाइम्स है। अभी 20 सालों में, 20 सालों में 20 ईयर्स में फादर जो है, 20 ईयर्स में फादर जो है वो डबल एज का हो जाएगा अपने बेटे की एज। फादर जो है वो डबल एज का हो जाएगा अपने बेटे की एज से इन 20 ईयर्स। तो अगर अभी फादर की एज एफ है तो 20 ईयर्स के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी F+20, F+20। और तब सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी S+20। तो फादर की एज F+20 है, सन की एज जो है वो S+20। देखें 20 साल के बाद दोनों की एजेस में 20 साल का इजाफा आएगा, और तब क्या होगा, तब फादर की जो एज होगी वो बेटे की एज का ट्वाइस होगी, यानी डबल होगी। तो 2 इंटू S+20 कर लेंगे। सॉल्व करके हमने एस की वैल्यू निकाली, क्योंकि एस जो है वो सन की करंट एज और एफ जो है फादर की करंट एज है। ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, और ब्रैकेट्स को ओपन करने से पहले एफ की जगह पे ये वैल्यू 4s यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो एफ की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 4s, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 20s +40 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो 2s है उधर जाकर 4s में से माइनस हो जाएगा, 4s में से 2s माइनस होगा तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 2s। और ये 20 जो यहाँ पर ऐड हो रहा है वहां पर जाकर 40 में से माइनस हो जाएगा, 40 में से 20 माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 20। पीछे क्या रह गया 20, 2 के साथ इसको कैंसिल कर लेते हैं। s की वैल्यू जो है ना वो 10 आ जाएगी। बेटा जो है वो अभी 10 सालों का है, सो बेटे की एज जो है वो 10 ईयर्स है, तो सन जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड है। What is the acute angle formed between the hour end and the minute end of an analog clock at 3:30? 3:30 हो रहे हैं क्लॉक के ऊपर, तो एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या बनेगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री की वैल्यू को राइट एंगल एंगल कहते हैं। 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज कहलाता है। 180 जो है वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। 180 से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। राइट, तो ये सारी चीजें एंगल्स वाला जो लेक्चर है पोर्टल के ऊपर, बेशक उसमें से एक दफा देखना चाहते हैं आप देख लें। बहरहाल यहाँ पर एक क्लॉक बनी हुई है, और क्लॉक का के ऊपर जो टाइम आ रहा है वो 3:30 आ रहे हैं। तो यहाँ पर है 12,
यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 6 है। तो 330 अगर हो रहे हैं, तो 330 का मतलब क्या है कि 3 से आगे आ चुकी होगी ना थोड़ी सी, तो 3 और 4 के दरमियान में आ चुकी होगी। और 30 के लिए ये किस पे होती है नीडल, मिनट्स वाली जो है वो इसके ऊपर होती है। तो यहां से यहां तक तो 30 डिग्री का एंगल हो गया, यहां से यहां तक भी 30 डिग्री का एंगल हो गया। और ये क्योंकि 3.5 हो चुके हैं ना, 330 हो चुके हैं, तो बिल्कुल जब पूरे 3 होने थे तब तो उसने यहाँ होना था ना। लेकिन ये 3 नहीं है, 330 है, तो 330 यानी आधा घंटा गुजर चुका है, हाफ आवर गुजर चुका है, तो 3 और 4 के दरमियान में होगा, 3 और 4 के दरमियान में होगा, तो ये 15 डिग्री। तो याद रखिएगा टोटल एक क्लॉक के ऊपर 12 होते हैं और 360 है, 12 से जब आप डिवाइड करते हैं तो एक एंगल 30 डिग्री के ऊपर आता है। तो 30, 30, 60 और ये 15, 75 डिग्री का आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये 75 डिग्री का आ जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है कैलकुलेट करें द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। ठीक है जी, तो मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। 2.5 इंटू 0.4 है। रेफर करने के लिए आपको पेपर में पेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, और आप अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके ऊपर भी रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 1.2 है और -3.8 है। मैंने रीराइट कर लिया है इसको, जो डिवाइड हो रहे थे उनको मैंने यूं लिख लिया। अब ये पॉइंट पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। रीजन, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डायरेक्टली पॉइंट कैंसिल हो सकता है। हाँ, इसके साथ दो होते, साथ एक होता, फिर ना होना था। 12 1 जा 12 और 12 12 जा 144 आ जाएगा। 2.5 इंटू 0.4 है, 2.5 इंटू 0.4 है। इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ से खत्म होगा, 1 आएगा, 1 के बाद नंबर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट 0 आएगा, ये खत्म होगा, 1 आएगा, एक ही डिजिट 0 आएगा। ऊपर क्या आ रहा है 25 इंटू 4, नीचे क्या आ रहा है 10 इंटू 10 100। 25 इंटू 4 क्या होता है, 100 होता है, डिवाइडेड बाय 100, प्लस इधर आ गया था 12 और माइनस क्या करना है उसमें से 3.8। 3.8 को मैंने छेड़ा क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहा किसी के साथ। जब 100 को 100 के साथ कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1, 1 और 12 क्या हो जाएगा, 1 और 12 13 हो जाएगा। 13 में से 3.8 को माइनस कर लेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 9.2 आ गया। सो आंसर जो है वो यहाँ पर 9.2 है। आगे चलेंगे, एरिया और पेरीमीटर के वाले से क्वेश्चन है। कह रहा है स्केयर एज अ पेरीमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद अ विड्थ इक्वल टू द साइड लेंथ ऑफ द स्केयर हैज एन एरिया इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द स्केयर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक स्केयर है जिसका पेरीमीटर जो है वो 48 सेंटीमीटर। तो एक स्केयर ड्रॉ कर लेते हैं, एक क्या ड्रॉ कर लेते हैं, स्केयर ड्रॉ कर लेते हैं। स्केयर का जो पेरीमीटर है वो 48 सेंटीमीटर है। स्केयर का जो पेरीमीटर है वो क्या है, स्केयर का पेरीमीटर जो है वो 48 सेंटीमीटर है। तो 48 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका पेरीमीटर गिवन है। अब स्केयर के अंदर हर साइड जो है वो इक्वल होती है, ये भी एक्स होता 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 है। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x की वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 1 जा 4 और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो एक साइड जो आ गई है ना स्केयर की वो 12 आ गई है। मैंने साइड क्यों निकाली है, क्योंकि आगे कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल विद द विड्थ इक्वल टू द साइड लेंथ ऑफ द स्केयर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है अब, और जो रेक्टेंगल है उसका जो उसकी जो विड्थ है वो इस स्केयर की जो हमारे पास साइड लेंथ है उसके इक्वल है। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल अब हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर क्या हो रहा था कि इसकी हर एक साइड कितनी आई है, 12 आई है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इसलिए एक्स 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 और एक्स 4x हो गया था, जो कि इक्वल है 48 सेंटीमीटर के, जो कि गिवन किसके है, जो कि गिवन है 48 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। ठीक है ना, वो 48 सेंटीमीटर के इक्वल जो है हमारे पास यहां पर गिवन है। अब यहां पर क्या होगा, अब जो इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो आपस में क्या है, वो आपस में इक्वल है। तो इसकी लेंथ साइड लेंथ 12 आई है, इसकी विड्थ भी 12 आ जाएगी। हमें ये कह रहा है कि पेरीमीटर बताएं रेक्टेंगल का। पेरीमीटर, रेक्टेंगल की ये विड्थ है, ये उसकी लेंथ है। पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है।
यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। अब हमारे पास लेंथ कैसे आएगी, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्केयर के एरिया से डबल है। तो पहले हम स्केयर का एरिया निकालते हैं। स्केयर की एक साइड भी 12 है, हर साइड 12 होती है, तो 12 इंटू 12 करके इसका एरिया आ जाएगा। क्योंकि एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्केयर जो है वो एक्स स्केयर के इक्वल होता है। तो 12 का स्केयर करेंगे तो 144 आ जाएगा, एरिया आ गया स्केयर का 144। अब रेक्टेंगल का एरिया इसके डबल है, तो रेक्टेंगल का एरिया इसके डबल है, तो 144 इंटू 2 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 या आ गया, 2 4 जा 8 या आ गया, 2 1 जा 2, डबल हो गया, 288 हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया इसका 288 आया है, जो कि उस स्केयर के एरिया से डबल था। लेंथ हम इसकी निकाल लेते हैं, विड्थ इसकी हमने, इसकी विड्थ और इसकी साइड लेंथ बराबर है जो कि 12 ही थी। कैंसिल कर लेते हैं इसको, कैंसिल कर लेते हैं हम लोग इसको। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया, 12 2 जा 24 आ गया, 4 बचा, 4 और 8 48, तो 12 4 जा 48 हो गया। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई है, लेंथ की वैल्यू जो है वो 24 आ गई है। लेंथ की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, वो 24 आ गई है। तो यह आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ आया है 24, विड्थ आई है 12, 24 प्लस 12, ठीक है। सो 2 इंटू 36 कर लेंगे, 72 मीटर जो है वो इसका, सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो 72 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ गया। तो आपने देखा टेस्ट में सारे सवाल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, लेकिन बीच में एक आधा ऐसा सवाल आएगा जिसमें स्टेप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। इसमें कोई शॉर्टकट हम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर और फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर तीसरी चीज जो है वो डिपेंडेंट थी। तो फॉर्मूलाज बेसिक ही होंगे, चीजें बेसिक होंगी, लेकिन देख के करनी है। जिसको कॉन्सेप्ट जिसके वीक होंगे उसको टेस्ट मुश्किल लगेगा, अदरवाइज टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव का पोर्शन जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होगा। A typist types at an average speed of 60 words per minute। एक टाइपस्ट जो है वो 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टाइपिस्ट टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 4500 वर्ड्स। एक मिनट में वो अगर 60 वर्ड्स टाइप करता है तो 4500 वर्ड्स को टाइप करने के लिए उसको कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो हम उसकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 60 वर्ड्स पर मिनट है, टोटल वर्ड्स ये हैं, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। आगे हम लोग इसको 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 आ जाएगा। 6 7 जा क्या होता है 42, और 3 और 0 30, 76 बन गया। तो ये बनते हैं 76 मिनट्स। ये क्या बने, ये बने 76 मिनट्स। बल्कि 6 5 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 है, 75 मिनट्स बनते हैं ये। तो 75 मिनट दोबारा देख लें, 6 7 जा 42, 3 बचा, ठीक है। तो 6 7 था 42, 3 बचा, 3 और 0 30, 6 5 था 30 था, तो ये 75 मिनट्स बनते हैं। 75 मिनट्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 आवर 15 मिनट्स। क्यों, क्योंकि 60 मिनट्स 1 आवर बन जाएंगे, तो 1 आवर एंड 15 मिनट जो है ये बनने का। तो आंसर जो है वो सिर्फ आवर्स और मिनट्स में था। तो दे के चीजें करनी है। कैपेसिटी का, वॉल्यूम और कैपेसिटी का आ गया है। अब रेक्टेंगुलर वाटर टैंक एज डायमेंशन ऑफ लेंथ 4 meters, width 3 meters and height 2 meters. If the tank is currently 50% filled with water, how many liters of the water does it contain? कितने लीटर ऑफ वाटर जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो पहले तो हम इस टैंक का वॉल्यूम निकालते हैं ना। वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके आएगा। सो लेंथ जो है वो यहाँ पर 4 है, विड्थ जो है वो यहाँ पर 3 है, हाइट जो है वो यहाँ पर 2 है। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 क्यूबिक मीटर्स आ रहा है, 24 क्यूबिक मीटर्स आ रहा है। अब खुद यहाँ पर गिवन है कि 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर्स के इक्वल है। तो 24 इंटू क्यूबिक मीटर का इंटू 1000 लीटर्स कर लेंगे तो 24,000 लीटर्स बनता है। ये क्या बनता है, ये 24,000 लीटर्स जो है वो बनता है। अब ये 50% फिल्ड है, ये क्या है, ये 50% फिल्ड है। अब 24,000 का 50% क्या बनता है, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, 12,000 लीटर्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 12,000 लीटर्स। ये कितना आ जाएगा, ये 12,000 लीटर्स आ जाएगा। आगे चलेंगे,
कह रहा था एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 35। 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स की जो एवरेज है वो 35 है। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, उनकी एवरेज 35 है। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। लेट्स से अगर एक ऑड नंबर 3 है, अगला ऑड नंबर 5, उससे अगला ऑड नंबर 7, तो 2 ऐड करते जाएंगे तो ऑड नंबर जनरेट होते हैं ना। तो मैं ये कहता हूं कि पहला ऑड नंबर है x, 2 ऐड करेंगे तो अगला आ जाएगा x+2, फिर 2 ऐड करेंगे तो उससे अगला आ जाएगा थर्ड, वो आ जाएगा x+4, फिर 2 ऐड करेंगे तो उससे अगला कंसेक्टिव ऑड इंटीजर आ जाएगा x+6, फिर इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो उससे अगला ऑड इंटीजर आ जाएगा x+8। इन सबको सम कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि एवरेज के लिए सबको जमा करेंगे और जितना नंबर ऑफ नंबर्स हैं उन पे आप क्या करेंगे, उन पे आप डिवाइड करेंगे। उन पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 नंबर है, 5 पे आप जो है ना वो डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पे आप इसको डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 35 रख देंगे। वजह उसने खुद कहा है कि 5 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर की एवरेज जो है वो 35 है। तो ये मेरा पहला इंटीजर है, ये मेरा लास्ट इंटीजर है। x+2, x+4, x+6, x+8, पांचों के पांचों आगे ऐड कर लेते हैं, x और x, 2x, 3x, 4x और 5x आ जाएगा। यह आ जाएगा 5x, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 आ जाएगा। यह आ गया 20। नीचे क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 35, इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। ऊपर 5 से हम कॉमन ले लेंगे, 5 से कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, x+4 इज इक्वल टू 35 आ गया। 4 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 31 आ जाएगी। अब हमने x नहीं निकालना, हमने x नहीं निकालना, हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पर 31 आ रहा है, x वो तो 31 आ रहा है। लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है, x+8 है, वो आ रहा है 31+8। 31+8 क्या होगा, 39। तो हम ये लार्जेस्ट नंबर बन रहा है 39, स्मॉलेस्ट बन रहा है 31। दोनों को ऐड कर देंगे, 31 में 39 को ऐड करेंगे, 9 और 1 को ऐड किया 0 आ जाएगा, 1 चला जाएगा कैरी। 9 और 1 10, 10 का लगा 0, 1 चला गया कैरी। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 70 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा 70। तो 70 जो है ना वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 70 जो है वो यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट पे अब हम लोग चलते हैं कि क्या है। कह रहा है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कंप्लीटली क्रॉस अ ब्रिज दैट इज 300 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ट्रेन जो है वो एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर्स है, जबकि जो उस ब्रिज की लेंथ है वो 300 मीटर्स है। कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को, उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए? तो मैंने आपको पहले भी ट्रेन और ब्रिजेस वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं, पहले भी मॉक जो अपलोडेड है उसके अंदर करवाए हुए हैं कि ट्रेन और ब्रिज वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रेन और ब्रिज को, या अगर एक ट्रेन टनल से गुजरी है तो टोटल डिस्टेंस उन दोनों को ऐड करके आपने लेना है। तो पहले हम टीडी ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस लेते हैं, जो कि ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ के इक्वल होगा। सो ट्रेन की लेंथ 150, ब्रिज की लेंथ 300, 150 में 300 को ऐड कर लेंगे, 450 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 450 मीटर्स टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 450 मीटर्स आ रहा है। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर्स आ जाएंगे। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से इसको डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर अब 9 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 9 4 द 36, 9 6 द 54 आ गया। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, फर्दर 2 1 जा और ये आ गया 2 5 जा। तो 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकंड बन रहा है। 15 मीटर पर सेकंड बन रहा है। मीटर पर सेकंड में क्यों लेके गया हूं, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास मीटर्स में है ना। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड और आंसर मेरे पास सेकंड में गिवन है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ये डी बाय एस है। ठीक है, सो डी बाय एस है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। सो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यहाँ पर 450 आया था और स्पीड जो आई है वो 15 मीटर पर सेकंड आई है। इसको कितना टाइम लगेगा, 15 1 जा 15 3 जा 45, 30 सेकंड लगेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात है और याद रखने वाली बात है
कि जब भी एक ट्रेन का क्वेश्चन आए और कहा जा रहा हो कि ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ट्रेन एक टनल को क्रॉस कर रही है, तो आपने क्या करना है कि ब्रिज और टनल को या ट्रेन और टनल को या ट्रेन और ब्रिज को ऐड कर लेना है, उनकी लेंथ को, टोटल डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद ही जाकर ये जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आ सकेगा। और सेम काम मैंने आपको बोट की जो अप डाउन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने की स्पीड है उसके वाले से भी बताया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन उसी का मैंने ऐड कर दिया है, देख लेते हैं। कह रहा है पर्सन रोज अ बोट downstream at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर एंड upstream at 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम यानी पानी के मुखालिफ जाने की रफ्तार या स्पीड और पानी के ऑपोजिट जाने की और उसके फ्लो में जाने की स्पीड डिफरेंट होती है ना। जब आप पानी जिस तरह फ्लो कर रहे हैं, अगर बोट उसी तरह फ्लो करेगी तो कम एनर्जी लगेगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जब अगेंस्ट द वाटर ट्रैवल करना पड़ता है तो वो कहते कम हो जाती है। तो आप इनकी एवरेज ले लेते होते हैं। तो 12 और 8 को ऐड कर लेंगे, 12 और 8 को ऐड करेंगे, 12 प्लस 2 ऊपर जाने की क्या है वो 8 है, नीचे जाने की क्या है 12 है, कैंसिल कर लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आगे चलेंगे, 2x+3y की वैल्यू जो है वो 18 है। 2x+3y की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 18 है। x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है जो कि 4 है। सो x माइनस वाई की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 4। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को, रीजन ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए। यह आ जाएगा 3x माइनस 3y, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12। तो सेकंड इक्वेशन को जब 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो वो चेंज हो गई है। अब इजी है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं इस इक्वेशन में, और जो इसका मल्टीपल बाय 3 है उसको ऐड कर लिया। क्यों मल्टीप्लाई बाय 3 किया, ताकि कोफिशिएंट्स इक्वल होकर कैंसिल हो जाए। तो 2x और 3x आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू जो है वो 5 6 30, तो x की वैल्यू 6 आ गई है। y निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, y को दूसरी तरफ ले जाएं और 4 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो यह आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। x की वैल्यू 6 है, 6 में से 4 को माइनस कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू जो है ना वो 2 आ गई है। तो y की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 आ गई है। सो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर करना है हमने, क्योंकि हमसे उसने एग्जामिनर ने पूछा कि जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर निकालें। तो एक्स स्केयर 6 का स्केयर माइनस वाई स्केयर 2 का स्केयर, 6 का स्केयर 36, 36 में से 2 का स्केयर 4 होता है, माइनस कर लेंगे, 36 में से 4 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। तो दे के वहां पर आपने ऑप्शन या बबल शीट जो है वो फिलअप करनी है, ऑप्शन मार्क करने हैं, गलत नहीं करने। अगर किसी क्वेश्चन को स्किप किया है तो फिर देख लेना कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी का आंसर जो है वो मार्क कीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। तो सम निकालना है, अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एस ऑफ एन, एस ऑफ एन। सो एस ऑफ एन वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n बाई टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है सम अगर निकालना हो तो। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, तो n क्या हो गया 20, फर्स्ट टर्म यानी a1 क्या है वो है 3 और d क्या है 5। सो n क्या है 20 बाई 2, 2a1, 2 इंटू a1 की वैल्यू क्या है 3, 6 हो जाएगा, n माइनस 1 19 हो जाएगा, n जो है वो 20 है, तो d क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 2 1 जा और 2 10 जा, 10 जा। ठीक है जी, आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ गया, ये ऑटो शेड में उसको चेंज ही करके 17 बना देता, ये जो 10 रह गया था। यहाँ पर क्या हो रहा है 19 इंटू 5 हो रहा है,
5 9 जा 45 का 5 आ जाएगा, 4 जो है वो कैरी चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 95, 95 में ये 6 ऐड करेंगे तो क्या आया था 101। ये 101 जब इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1010 आ जाएगा। तो 1010 जो है वो आंसर आ गया, ऐसा हमने निकालना था। आसान था ये क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 8, द एवरेज स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 14। If two new students join with scores of 18 and 22, what is the new average score of the group? तो 8 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है, एवरेज का क्वेश्चन जब भी आए बेसिक एवरेज के फॉर्मूला से स्टार्ट लेना है, ये ट्रिक याद रखनी है आपने। सो एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर है टेस्ट का वो 14 है। तो 8 की एवरेज कैसे निकालेंगे? सम कर देंगे उन 8 को, डिवाइड कर देंगे उन 8 पे। ठीक है, एवरेज ऑफ 8 इज इक्वल टू S8 डिवाइडेड बाई 8। तो एवरेज ऑफ 8 क्या है? 8 बॉयज का स्कोर क्या आ रहा है, स्टूडेंट का स्कोर क्या आ रहा है? एवरेज स्कोर 14 आ रहा है, नीचे आ जाएगा 8, ऊपर क्या आएगा S8, ऊपर क्या आएगा S8, ऊपर क्या आ जाएगा S8 आ जाएगा। तो 14 इंटू 8 कर लेंगे, तो 14 को आप 8 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 का 2, 3 चला गया कैरी, 8 1 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 112 आ रहा है। तो ये 112 आ रहा है इज इक्वल टू S8। ये 8 स्टूडेंट्स का क्या है, स्कोर का सम है। अब 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना, 10 हो जाएंगे, उनके जो नए आए हैं उनका स्कोर 18 और 22 है, ये 9th स्टूडेंट है, ये 10th स्टूडेंट है। तो अब जब हमने 10 की एवरेज निकालनी है तो 10 की एवरेज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सम ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10। तो नई एवरेज हमसे पूछी जा रही है। तो S10 को मैं लिख सकता हूँ S8, पहले 8 स्टूडेंट का सम प्लस 9 स्टूडेंट का स्कोर प्लस 10 स्टूडेंट का स्कोर। तो 9 स्टूडेंट का स्कोर 18 है और 10 स्टूडेंट का स्कोर जो है वो 22 है, डिवाइडेड बाय 10 है। तो S8 कितना है, S8 है 112 प्लस 18 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 10। 112 में 18 को ऐड कर लेंगे, तो 112 में जब मैं 18 को ऐड करूंगा, तो 112 में जब मैं 18 को ऐड करूंगा तो 8 ऐड होने में 120 और 130, और साथ में ये आ जाएगा 152/10। तो 152/10 जब हम करेंगे तो 15.2 आ जाएगी एवरेज। तो न्यू जो एवरेज आ रही है तो 15.2 की एवरेज आ रही है। तो एवरेज का क्वेश्चन जब भी आएगा बेसिक एवरेज के फॉर्मूला से स्टार्ट लेना है, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा, तभी आपको फायदा होगा। सिंप्लीफाई करने हैं एक्सप्रेशन, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 10। तो पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेंगे। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 3 का पावर 2 क्या होता है 9, इंटू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले क्या बन रहे हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। अब जो जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लें, फिर आगे में हम फाइनल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 1 जा 5 2 जा, 4 1 जा 4 4 जा 60, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो पीछे क्या रह गया मेरे पास, 2 इंटू 3 रह गया है, 2 इंटू 3 रह गया है मेरे पास। सो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या आ रहा है 6 आ रहा है। सिंपल है। तो सम टाइम देखने में एक सवाल बड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन अगर आप तरीके से उसको करेंगे तो टाइम आपका जो है वो बच जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहा है कंटेनर होल्ड्स अ टोटल मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 1:1। तो एक हमारे पास मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है जिसमें वाटर और मिल्क जो है वो एडेड है, वाटर और मिल्क जो है ना वो क्या है वो एडेड है, और टोटल जो उनका मिक्सचर है वो 60 लीटर्स का है। वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर है वो 60 लीटर्स का है। तो टोटल पार्ट जो है ना, टोटल पार्ट्स पहले निकाल लेते हैं। सो टोटल पार्ट्स क्या आ जाएंगे 3:2। तो 3:2 टोटल पार्ट्स आ गए हैं। 3:2 क्या है, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा हमारे पास। और टोटल पार्ट्स हैं और ये कितना बनता है 60 लीटर बनता है।
तो पहले हम एक पार्ट निकाल लेते हैं ना, पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम एक पार्ट निकाल लेते हैं कि वो एक्स की वैल्यू क्या बनती है। तो एक्स की वैल्यू क्या बनती है, तो ये रेशो किसकी है, मिल्क टू वाटर की रेशो है, तो ये मिल्क है, ये रेशो वाटर है। ठीक है, तो मिल्क की रेशो 3 है, वाटर की रेशो जो है वो 2 है, और ये टोटल मिलाकर कितना था, 60 लीटर था। पहले एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12। आप देखते हैं कि मिल्क कितना है, मिल्क कितना है, मिल्क हमारे पास कितना है, तो मिल्क के तो 3x पार्ट्स है, तो 3 × 12 करेंगे 36 आ जाएगा। वाटर कितना है, 2x है, तो 2 × x करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 2 × x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब दोनों की रेशोज 1:1 कब होंगी, जब दोनों की क्वांटिटी सेम होगी, दोनों की क्वांटिटीज जो है वो सेम होगी। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिल्क रेशो 1:1। तो ये 36 आ रहा है मिल्क, वाटर आ रहा है 24, तो वाटर जो है वो 12 लीटर्स कम है, तो हमें 12 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा सोल्यूशन में। तो अब 36 लीटर मिल्क है इसके अंदर, 36 लीटर वाटर हो गया है, नया सोल्यूशन 72 लीटर का हो जाएगा, लेकिन रेशो जो है वो 1:1 हो जाएगी। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि नया सोल्यूशन कितने लीटर्स का होगा, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कितना वाटर और ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आसान क्वेश्चन था रेशो का। जब भी क्वेश्चन आए तो एक चीज का ख्याल रखा करें कि दोनों यूनिट सेम हो। सेकेंडली, टोटल रेशो निकाल लिया करें, रेशियोइंग फैक्टर को यूज किया करें। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। कह रहे हैं पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स व्हाइल पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स। If both the pipes are open together, how long will it take to fill the tank completely? बड़ी सिंपल सी बात है इस सिचुएशन में कि पाइप ए जो है वो 6 घंटों में फिल करता है, पाइप बी जो है उसी टैंक को 12 आवर्स में करता है। अगर दोनों टैंक्स ओपन है, अगर दोनों टैंक्स क्या है, ओपन है, तो आप ये बताएं कि कितना टाइम लगेगा। तो दोनों टैंक्स ओपन है ना, बोथ का आपने रेट निकालना है ना। ठीक है, कंबाइंड रेट आपने निकालना है या कंबाइंड रेट निकालना है, तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक मैंने आपको बताई भी है। मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि जब आपके पास इस तरह से सवाल आ जाए कि भाई एक आदमी जो है वो 4 घंटे में काम करता है, दूसरा आदमी 5 घंटे में काम करता है, दोनों मिलकर कितने में काम करेंगे, या फिर जैसा ये क्वेश्चन है कि एक पाइप 6 आवर्स में उस टैंक को फिल करता है और दूसरा पाइप जो है वो 12 आवर्स में उस टैंक को फिल करता है, तो ये बताएं कि दोनों मिलकर कितने देर में इसको फिलअप करेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर इनका प्रोडक्ट ले लेना है, नीचे इनका आपने सम ले लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर नीचे सम ऊपर प्रोडक्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोनों का मिलकर काम करने का। तो 6 × 12 है, इसको डिवाइड कर देंगे 6 और 12 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 6 1 × 6, 6 3 × 18, 3 1 × 3, 3 4 × 12, तो 4 1 × 4 आवर्स आ जाएगा। तो 4 × 1 करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 करेंगे तो 4 आवर्स आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो 4 आवर दोनों का आ जाएगा। अगर ऐसा होता कि कहा जाता कि दोनों मिलकर इतने देर में काम करते हैं, एक अकेला इतने में काम करता है, तो बताएं दूसरा कितने में काम करेगा। उस केस में फिर उल्टा काम करना है, ऊपर प्रोडक्ट ले लेना है, नीचे डिफरेंस ले लेना है, तो तब उस अकेले का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट टेक्निक जो है ना वो आपने इसमें याद रखनी है। उसके अलावा मैंने आपको वर्क वाला और भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि भाई एक आदमी 6 लोग जो है वो ये काम 4 दिनों में करते हैं, तो 3 लोग कितने में करेंगे। उस केस में क्या करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, तो पेपर ओरिएंटेड है। लेट सपोज एक क्वेश्चन आता है कि 6 मैन जो हैं वो एक काम करते हैं, वो एक काम करते हैं इन 12 डेज, इन 12 डेज। और आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि अगर 3 मैन आ जाते हैं तो कितने डेज में काम करेंगे, डेज कितने लगेंगे। तो क्या करना है, वो बड़ा इजी है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है गिवन डेटा को। 6 लोग 12 में करें, गिवन डेटा पूछ रहा क्या, 3 लोग कितने में करेंगे, 3 के हवाले से पूछा, 3 से डिवाइड कर, आंसर आ जाएगा 20 मैन, 24 डेज, सॉरी नॉट मैन। अच्छा, मैन निकालने का क्या था, तब भी यही होता अगर लेट सपोज वो ये कहता कि हम ये चाह हम मैं ये बता देंगे कि कितने आदमी लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे अगर आप 6 दिनों में लेट से ये काम करना चाहते हैं, या लेट से 3 दिनों में ये काम करना चाहते हैं। तो 6 × 12 आ जाएगा, उसी तरह ऊपर। क्या आप 3 से क्या कर लेंगे डिवाइड, 3 1 × 3 15, 2 × 4, उसमें फिर कितने आ जाएंगे,
उसमें आपको वो 24 मैन चाहिए होंगे। तो ये टेक्निक जो है ना शॉर्टकट है, और ये बहुत दफा मॉक्स में मैराथन में करवाई भी है, इसको लाजमी देखना है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स and one of the legs is 5 centimeters. One of the legs is 5. What is the area of the triangle? एक राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ गिवन है 13, और एक लेग यानी एक बेस की लेंथ आप ले लेंगे, इसकी ले लेंगे 5 है। तो हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो पूछा जा रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होगा। ठीक है ना। अगर तो अननोन साइड हमसे पूछता फिर तो बड़ा बड़ा कन्वीनियंट काम था, फिर हम हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर करते आ रहा था। बहरहाल यहाँ पे भी हमें यही काम करना पड़ेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हाइट नहीं है हमारे पास, लेग जो होती है वो बेस होती है। तो पहले पिथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है ना वो 13 का स्केयर है, बेस का स्केयर जो है वो 5 का स्केयर है, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्केयर। 169 में से 25 को माइनस कर लेंगे, 144। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 12, तो ये आ जाएगा 12। अब हमने एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 5 है और हाइट यानी परपेंडिकुलर जो है वो 12। 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। Like, comment, and subscribe.